हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल। माई सेल्फ वर्षा भारद्वाज। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम बीएससी नर्सिंग के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स जिनमें कि आते हैं मेनली सीनेट एग्जाम और जीएनएम एग्जाम्स जैसे एग्जाम्स पर फोकस करते हैं, उनकी तैयारी कराने पर हमारा मेन फोकस रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे YouTube चैनल पर एक लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग इन एंट्रेंस एग्जाम्स में आने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो इसी सीरीज में हमने सबसे पहले कवर किया आपके बायोलॉजी का कोर्स जो कि सीनेट एग्जाम में आता है, उसका चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसके टोटल 3 लेक्चर थे। उन 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे उस लेसन के वो कवर किए, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो देखे। इसके अलावा हमने थ्योरी के साथ साथ डायग्राम्स रिवाइज करे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद किए हैं, एग्जांपल्स अच्छे से याद किए हैं। तो ये उस सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर है। तो ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। इसका भी लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। तो वहां हमने ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करे जो इस चैप्टर से पहले आ चुके हैं आपके एग्जाम्स में या जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार आप टाइम निकाल के सबसे पहले वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पहले वहां पे पढ़ चुके हैं, तो उन्हें हम शायद अब इस लेक्चर में नहीं कवर करेंगे। जो नहीं थे वहां पे पढ़े वो यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो ये हुई आपके आज के इस लेक्चर की बात। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रिपरेशन किसी ऑनलाइन सोर्स के थ्रू करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप टारगेट गुरुकुल पर जाकर पेड बैचेस चेक कर सकते हैं। तो वहां पर आपको वो जितने भी कोर्सेज हैं वो पेड बैचेस जो हैं वो सब मिल जाएंगे, डिटेल्ड लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो टीचर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो वहां पे आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो एक बार आप जाकर ऐप पर, टारगेट गुरुकुल ऐप है उस पर पेड बैचेस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है कि कब फॉर्म्स आ रहे हैं, कौन कौन से एग्जाम्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से एग्जाम्स हैं, अलग अलग कॉलेजेस के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये चीजें आपको जाननी रहती हैं। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो वो इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नर्सिंग गुरुकुल करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी प्रिपरेशन की बात। अब इसी नोट पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। तो हमारे लेक्चर का रूल तो सिंपल है, हम लोग सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं, सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट समझना होता है उसको समझते हैं, जो ऑप्शन सही है वो सही क्यों है ये देख लेते हैं, और जो ऑप्शन गलत हैं वो गलत क्यों है ये भी देख लेते हैं। मतलब मेरा ये फोकस रहता है कि आपको सारे टर्म्स का मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, जिससे आपकी इन क्वेश्चंस के थ्रू पूरी ही थ्योरी रिवाइज हो जाए। तो हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले होपफुली आपने एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर रखी होगी या कहीं से ये चैप्टर पढ़ रखा होगा, तो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है आपने तो एक बार पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, जिससे आपका ये वाला लेक्चर समझना और ईजी हो जाएगा। और ट्राई करिए आप इस सीरीज के संग पढ़ते रहें, जिससे आपका सारा कोर्स टाइम टू टाइम कंप्लीट होता रहे, रिवाइज होता रहे और एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए और अच्छा एक कॉलेज मिल पाए बीएससी नर्सिंग के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितने भी फेजेस होते हैं उनको अच्छे से पढ़ा है, हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ा है फीमेल्स की बॉडी में। इस लेक्चर में oogenesis से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सारे हैं, तो हम लोग oogenesis को देखेंगे। हार्मोनल पार्ट जो है जितना भी एनसीईआरटी में गिवन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, उस पे क्वेश्चंस हैं, और शायद कुछ क्वेश्चंस फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के ऊपर भी हैं। तो हम लोग किसी भी चैप्टर को अगर टॉपिक वाइज डिवाइड कर लेते हैं तो हमें वो दिमाग में रखना इजी हो जाता है। जैसे कि हमारा इस चैप्टर में मेन टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस की कैसे फॉर्मेशन हो रही है स्पर्म्स की या फिर ओवम की, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रोसेस है। उसके बाद में स्पर्म का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, इंसेमिनेशन की प्रोसेस पढ़नी है। फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़नी है। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद में इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है, फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट है। ये सारे एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जो आपको पढ़ना। बिल्कुल लास्ट में गिवन है पार्चुरेशन। तो जब हम ऑर्डर को फॉलो करेंगे ना तो हमको धीरे धीरे सारे इवेंट्स याद हो जाएंगे, सारी जितनी भी हार्मोनल एक्टिविटी है पूरी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व वो भी याद रहने लगेगी। तो आप ट्राई करिए चीजों को ऐसे कनेक्ट करके पढ़िए। सबसे पहले आप नोट में यही लिख लीजिए कि कितने सारे इवेंट्स आपको पढ़ने हैं इस पूरे चैप्टर में। उसके बाद में आप धीरे धीरे हर एक इवेंट के अंदर की चीजें सारी पढ़िए। जैसे गेमेटोजेनेसिस है, क्या मतलब है, गैमेट्स बन रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म्स बन रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस है, फिर स्पर्मियोजेनेसिस है, फिर स्पर्मिएशन है।
oogenesis में पहले एम्ब्रायोनल डेवलपमेंट के टाइम पे oogonia बन रही हैं, फिर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है प्यूबर्टी तक की, फिर प्यूबर्टी में आकर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल्स बन रही हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स बन रही है, फिर ओवम बन रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे कैसे इवेंट्स हैं एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में, मॉर्यूला, ब्लास्टोसिस्ट, ये सब है। उसके बाद में जब फीटल डेवलपमेंट है तो कौन से मंथ में फीटस में कौन से फीचर्स डेवलप हो रहे हैं, ये सब पढ़ना रहता है। फिर पार्चुरेशन की प्रोसेस है। अभी देखिए ये चैप्टर अगर आपने ऐसे समझा तो आपके लिए कितना सिंपल हो जाएगा, सारे इवेंट्स आपको एक फ्लो में दिख रहे हैं, आप वैसे ही लर्न कर सकते हैं, वैसे ही अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो हमने क्वेश्चंस जो हैं वो तो रैंडमली रखे हैं, लेकिन हम लोग जब थ्योरी समझेंगे ना तो ट्राई करिएगा उसके आप कहीं शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, जिससे फर्दर जो भी क्वेश्चंस आगे आते जाएं वो आप इजीली सॉल्व कर लें। और बहुत चांसेस रहेंगे कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो इसको आपको सीरियसली पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक की हमने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग 21 से लेके 40 तक की क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे जो जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको समझते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोगों से बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द एक्चुअल जेनेटिक पार्ट ऑफ अ स्पर्म। तो स्पर्म का क्या स्ट्रक्चर रहता है, जल्दी से एक स्पर्म का डायग्राम बना लेंगे। तो ये न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे एक्रोसोम प्रेजेंट है, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड है, ठीक है। ये स्पर्म हेड हमने बना लिया। यहाँ पे ये मिड रीजन है, मिडिल पार्ट ऑफ द स्पर्म। हेड आया, नेक आई, फिर मिडिल पार्ट ऑफ द स्पर्म, ये स्पर्म की टेल बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मिडिल पार्ट है इसमें ऐसे करके आपने स्ट्रक्चर देखा होगा अगर एनसीईआरटी में, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे प्रेजेंट है। अब लेबलिंग कर लेते हैं, लेबलिंग के लिए कलर चेंज कर देंगे जिससे थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ये है एक्रोसोम, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, यहाँ पे ये जो दिख रही है हेड के बाद में नेक रीजन है, ये है मिडिल पार्ट। अब मिडिल पार्ट जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो लास्ट में है ये है टेल। तो ये रफ डायग्राम है, एक बार आप इसके लिए रेफरेंस लेने के लिए एनसीईआरटी से डायग्राम चेकआउट कर सकते हैं, आपको अच्छे से एनसीईआरटी में समझ में आएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके थोड़े फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए स्पर्म का जो हेड है वहां पे सबसे पहले प्रेजेंट है एक्रोसोम। क्यों? जब एक स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंचता है उसके बाद में जब वो साइमल्टेनियसली मतलब जिस टाइम पे सेकेंडरी ऊ साइड पहुंचा ओविडक्ट में, उसी टाइम पे जब ये स्पर्म पहुंचता है ओविडक्ट में तो इसको पेनिट्रेट करना होता है सेकेंडरी ऊ साइड में। उसके बाहर बहुत सारी लेयर्स हैं, कोरोना रेडिएटा की लेयर है, जोना पेल्यूसिडा की लेयर है, पेरीवेटलाइन मेम्ब्रेन है, उसके बाद में जाके सेकेंडरी ऊ साइट आता है। तो वहाँ उसको इतनी सारी मेम्ब्रेन्स क्रॉस करनी है तो उसको कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए जो उन लेयर्स को हटा सके, उसमें पेनिट्रेट कर सके जाके। तो एक्रोसोम के अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, एनसीईआरटी में इसमें डॉट डॉट करके दिखाया हुआ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब स्पर्म कैसा है? हैप्लॉइड है, क्योंकि ये मियोसिस का प्रोडक्ट है। यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ह्यूमन के एक डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो एक स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो उन 23 क्रोमोसोम्स का डीएनए इसके न्यूक्लियस में है। फिर आता है नेक वाला पार्ट, नेक वाले पार्ट के बाद में है मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट में प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये मिडिल पार्ट में प्रेजेंट है। क्यों? स्पर्म को मूवमेंट के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी माइटोकॉन्ड्रिया, और टेल की हेल्प से ये आगे मूव करता है। तो अब हमें अलग अलग पार्ट्स का पूरा फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे और इसका आंसर ढूंढेंगे। तो हमसे बहुत सिंपली पूछा है जेनेटिक पार्ट क्या है। जेनेटिक पार्ट यानी कि जहाँ जेनेटिक मटीरियल हो, जेनेटिक मटीरियल यानी कि जहाँ पे डीएनए हो। तो डीएनए कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस में मिलेगा, तो न्यूक्लियस ढूंढ लेना है। होल ऑफ इट नहीं, होल ऑफ इट मेल गैमेट के लिए रेफर करेंगे। टेल मूवमेंट में हेल्प करेगी। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे मूवमेंट के लिए स्पर्म की। हेड में न्यूक्लियस है, इसलिए स्पर्म के हेड में एक्चुअल जेनेटिक पार्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 में बोला है एट
what stage of life is oogenesis initiated in a human female? तो फीमेल्स में oogenesis की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर स्टार्ट होती है। मेल्स में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पर, जब इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, उस टाइम पर एफएसएच और एलएच के कंट्रोल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस आगे होती है। लेकिन फीमेल्स में क्या है? फीमेल्स में जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी कि जिस टाइम पर एक फीमेल अपनी मदर की बॉडी में है एज एन एम्ब्रायो, उस टाइम पे एम्ब्रियो में जो ओवरीज बनती हैं, उन ओवरीज में एक सर्टेन नंबर ऑफ oogonia जो कि गैमीट मदर सेल्स होती हैं फीमेल्स में, वो बन जाती हैं। कितनी oogonia है वहां पे? oogonia से बन जाते हैं माइटोसिस से डिवाइड करके उसी ओवरी में, जो एम्ब्रायोनिक स्टेज चल रही है, एम्ब्रायोनिक स्टेज में जब डेवलपमेंट हो रहा है, सबसे पहले हम यहाँ लिख ही लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए शायद oogenesis। तो जिस टाइम पे एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, उस टाइम पे फीटल ओवेरी में, फीटल ओवेरी का मतलब है जो गर्ल चाइल्ड है उसकी ओवेरी में oogonia बन जाती हैं। oogonia में रिपीटेडली माइटोसिस की प्रोसेस होती है। माइटोसिस की प्रोसेस मतलब नंबर बढ़ाना है, तो oogonia सेल्स के से बन जाते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte मियोसिस की प्रोसेस यहाँ पे जब स्टार्ट हुई तो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया, लेकिन वो सीज हो जाएगी। सीज होने का मतलब है रुक जाना या अरेस्ट हो जाना टेम्परेरीली, कुछ टाइम के लिए। किस स्टेज पे? प्रोफेज फर्स्ट पे आके। तो अब जैसे कि एक आपका सेल बन गया है प्राइमरी oocyte का, उसमें डिवीजन भी इन्होंने कर लिया। अब उस डिवीजन को कंप्लीट नहीं कर पाए तो होगा क्या? उसके बाहर ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब एक प्राइमरी oocyte के बाहर ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर्स बनती हैं तो हम उसको बोल देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब वहां पे प्रॉपरली मियोसिस की प्रोसेस रुक गई। अब फीमेल का हो गया बर्थ हो गया, उसका चाइल्डहुड पूरा बीत गया, प्यूबर्टी आ गई। प्यूबर्टी में जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आते हैं ओवेरी में, तो जो ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, जिनको इस टाइम पर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स एनसीईआरटी में लिखा है, तो ये कितनी बच्ची होती हैं? जब एम्ब्रियो वाली स्टेज में है तो लिखा हुआ है कपल ऑफ मिलियन, यानी लाखों में प्रेजेंट होती हैं एक एक ओवेरी में प्राइमरी फॉलिकल्स। लेकिन जब तक प्यूबर्टी आती है फीमेल की, मतलब पहले वो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ उसका, फिर उसका बर्थ हो गया, चाइल्डहुड हो गया, प्यूबर्टी हो गई, तब तक की केवल 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स एक ओवेरी में बचती हैं। अब इन्हीं फॉलिकल्स से पूरी लाइफ टाइम जो भी रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल्स की वो होगी, कोई नई oogonia या कोई नई फॉलिकल्स एड ऑन नहीं होती। अब हम लोग केस लेते हैं एक फॉलिकल का। एक जो प्राइमरी फॉलिकल है उसके बाहर जब प्यूबर्टी आती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में वहां पे वो सेकेंडरी फॉलिकल बन जाती है। कैसे? और ग्रैन्युलोसा सेल्स उसको कवर कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोगों को कोई प्रोसेस लिखनी है तो हम लोग प्यूबर्टी की प्रोसेस यहाँ से लिख रहे हैं। मतलब जब हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट छोड़ा, फिर उसके बाद में चाइल्ड बर्थ, फिर चाइल्डहुड और फिर प्यूबर्टी, उसके बाद में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोसेस लिखना। तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में एफएसएच रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। एफएसएच काम करता है प्राइमरी फॉलिकल पे। प्राइमरी फॉलिकल के बाहर ग्रैन्युलोसा सेल्स की जो लेयर है वो और ज्यादा एक और लेयर ऐड ऑन हो जाती है, थीका लेयर बनने लगती है, तो यहाँ बनती है सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल के बाहर एक और नई थीका लेयर बन जाती है, और ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स कलेक्ट होने लगते हैं, वहां पे जुड़ने लगते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहां पे बन जाती है टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल की पहचान ये है कि इसमें जो थीका लेयर है, थीका कवरिंग बाहर बन रही है, वो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में डिवाइड कर सकते हैं। एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम भी मिलती है। तो उसी टाइम पर जो प्राइमरी oocyte है वो डिवाइड कर जाता है सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलार बॉडी में। तो जो टर्शरी फॉलिकल है वो डिवाइड वो आगे जाके मैच्योर होके बना लेगी ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल बना लेगी, और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलार बॉडी रिलीज हो गई। अभी ग्राफियन फॉलिकल डीजनरेट कर जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में, और जो यहाँ पे से एक एरो बना लेते हैं, ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है सेकेंडरी oocyte।
जो कि जब मेल स्पर्म आता है तो एक्चुअली इसी में पेनिट्रेट करता है। फिर बाद में अभी भी यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा, फीमेल्स में कंप्लीट होती क्यों नहीं है प्रोसेस? क्योंकि इसके पास में ना अपना सेंट्रियोल नहीं होता। सेंट्रियोल नहीं है तो स्पिंडल फाइबर का जो एक अरेंजमेंट बनता है एनाफेज के लिए वो नहीं हो पाता है, तो स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम नहीं हो पाएगा। बाद में जब हम लोगों को ओवम चाहिए, तो जब ओवम बनाना होता है तो उस टाइम पे जब स्पर्म आता है, स्पर्म में जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आ रहा है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की हेल्प से ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। फिर सेकेंडरी oocyte में जो मियोसिस सेकेंड है वो कंप्लीट होगी, तो जिससे बनता क्या है, एक तो हैप्लॉइड ओवम बन जाता है, इसके अलावा सेकेंड पोलार बॉडी बन जाती है। ये होता कब है? जब स्पर्म आ जाता है। तो एक यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये सिर्फ जब स्पर्म आएगा उसकी प्रेजेंस में ही पॉसिबल है, अदरवाइज अगर स्पर्म नहीं आता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू करती है हर मंथ। तो ये तो एक आउटलाइनिंग है। oogenesis में और भी बहुत सारी चीजें हैं, हार्मोन्स का है कि जैसे सबसे पहले एफएसएच आया, एफएसएच के थ्रू ये फॉलिकल्स डेवलप हुए, डेवलपिंग फॉलिकल से ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। उस ईस्ट्रोजन के रिलीज होने से जितने भी फीमेल्स में सेकेंडरी ये ऑर्गन्स हैं और जो भी कैरेक्टर्स हैं ये सारे मेंटेन रहते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से। बाकी बाद में ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, इससे जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहता है। ओवल्यूशन कब होता है? जब एलएच सर्ज होता है, यानी पिट्यूटरी से एलएच हार्मोन निकलता है। तो ये सारा हार्मोनल कंट्रोल है। अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ओवम बन गया, तो ये प्रॉपर प्रेगनेंसी की साइड पढ़ना रहता है। अदरवाइज फीमेल्स की बॉडी में मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो ये एक जेनेसिस को हमने समझाने का ट्राई किया है, लेकिन ये काफी डिटेल्ड प्रोसेस है। हो सकता है आपको ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही हो, आप इसको एक बार रिपीट करके देखिएगा और एक बार एनसीईआरटी से पढ़ के देखिएगा। एनसीईआरटी में इसको बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। वहां से भी कहा है एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ इज oogenesis इनिशिएटेड इन अ ह्यूमन फीमेल। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, यानी कि जब एम्ब्रायोनिक स्टेजेस चल रही हैं उसी टाइम पे oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। देखिए, मेल्स और फीमेल्स में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है गैमेटोजेनेसिस में, तो इसको आपको याद रखना है। मेल्स में कब स्टार्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस? प्यूबर्टी पे। फीमेल्स में कब स्टार्ट होती है? जब ये एम्ब्रायोनिक स्टेज में होती है। तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना है, प्यूबर्टी पे नहीं, मेल्स में। मेनार्क क्या होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनोपॉज क्या होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है अराउंड द एज ऑफ 50। और मेनार्क से मेनोपॉज के बीच का जो टाइम होता है वो अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है किसी भी ह्यूमन फीमेल की। मतलब उस बीच में जो भी ये सेकेंडरी oocyte है, अगर उसको कोई स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो वहां पे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होके चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। यानी एक रिप्रोडक्टिव लाइफ कंप्लीट होने के चांसेस हैं। कब तक? जब तक मेनोआर्ट से मेनोपॉज की सिचुएशन है तब तक के लिए। तो हमारा आंसर है ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, लेकिन आप अगर ये बेसिक चीजें भी याद रखेंगे ना कि स्टार्ट कब हो रहा है एम्ब्रायोनिक स्टेज में, बन क्या रही थी प्राइमरी फॉलिकल्स, वहां पे से ये फिर मियोसिस की प्रोसेस रुक गई। फिर कब स्टार्ट हुई दोबारा से? मतलब ये जो टेम्पररी रुकी थी वो फिर से रीस्टार्ट कब से हो रही है? प्यूबर्टी की स्टेज में। काम कौन सा हार्मोन कर रहा है? एफएसएच हार्मोन काम कर रहा है। रिलीज क्या कर रहे हैं ये फॉलिकल्स डेवलप करते हुए? ये एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं। सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने को, ये कहाँ से रिलीज हो रहा है? ग्राफियन फॉलिकल इसको रिलीज कर रही है। ठीक है। किस हार्मोन के अंडर कंट्रोल है ओव्यूलेशन की प्रोसेस? तो ये एलएच हार्मोन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसके कंट्रोल में है। फिर ग्राफियन फॉलिकल डीजनरेट होती है तो वो क्या बना लेती है? कॉर्पस ल्यूटियम बना लेती है। वो कौन सा हार्मोन सेक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सेक्रीट करता है। इसके अलावा जो भी इवेंट्स हैं यूट्रस में और ओवरी में और कौन कौन सी हार्मोनल प्रोसेस है, ये सब हमने लेक्चर 1 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है कुछ क्वेश्चंस में। तो अगर अभी भी आपको डाउट रह जाता है तो आप एक बार लेक्चर नंबर 1 देखिएगा और एनसीईआरटी की रीडिंग करिएगा और डायग्राम देखिएगा, आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। हमने oogenesis की प्रोसेस एक बार पढ़ लिया ना, अभी हमको काफी सारे क्वेश्चंस इजी लगेंगे। फर्स्ट पोलार बॉडी कब रिलीज होती है? किस स्टेज पे रिलीज होती है oogenesis की? तो अगर आप कहीं पे नोट्स बना रहे हैं तो ये आप लिख सकते हैं, जो टर्शरी फॉलिकल है, जब टर्शरी फॉलिकल है ना, अगर ये इसके अंदर डिवीजन की प्रोसेस जब होती है तो इससे बनती है फर्स्ट पोलार बॉडी प्लस सेकेंडरी oocyte। मियोसिस फर्स्ट का डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तब आपको टर्शरी फॉलिकल से प्राइमरी
ये फर्स्ट पोलार बॉडी रिलीज होगी और सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। सेकेंडरी oocyte रिलीज कहाँ से होगा? ग्राफियन फॉलिकल से। फर्स्ट पोलार बॉडी कब रिलीज होगी? जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड पोलार बॉडी कब रिलीज होगी? जब स्पर्म पहुंचेगा सेकेंडरी oocyte के पास में, तब सेकेंड पोलार बॉडी रिलीज होगी। तो यहाँ पे आंसर है फर्स्ट मियोसिस। अगर आपने ये एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपको ये सारी चीजें कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल चीजों में से यही है, जो oogenesis की प्रोसेस है। अगर अभी भी आपको ये समझ में नहीं आती है तो आप इसको नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और फिर हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर अभी रहने वाला है, अभी इस चैप्टर का एक और लेक्चर आएगा, उसमें इसको डिस्कस कर सकते हैं। या फिर आगे भी कोई भी लेक्चर आता है और आपको कोई भी डाउट रह जाते हैं, आप कमेंट करेंगे तो हम उस पर आपको डेडिकेटेड वीडियो या किसी भी सेगमेंट में वीडियो के समझा जरूर देंगे कोई भी क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच वन इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवेरी? तो ग्राफियन फॉलिकल में से रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte, और वही सेकेंडरी oocyte ओवेरी से रिलीज हो जाता है, जिसको ओव्यूलेशन की प्रोसेस बोलते हैं। तो इन्होंने पूछा है रिलीज होता क्या है, तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। देखिए प्राइमरी oocyte यहाँ पे तो मियोसिस रुकी होती है, ये एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट से लेके प्यूबर्टी तक रहती है ओवेरी में। सेकेंडरी oocyte जो है ये रिलीज होता है। ग्राफियन फॉलिकल इसको रिलीज करती है। oogoonium गैमेट मदर सेल है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके साथ हम आ गए क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है इन oogenesis हैप्लॉइड एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म एट विच स्टेज? तो हैप्लॉइड एग जो है वो किस स्टेज पे स्पर्म के थ्रू फर्टिलाइज हो रहा है? तो देखिए स्पर्म आता कब है? जब सेकेंडरी oocyte पहुंचता है ना एम्पुलरी रीजन में। एम्पुलरी रीजन फेलोपियन ट्यूब का जो वाइडर पार्ट है वहां पे। तो जब एक स्पर्म और एक सेकेंडरी oocyte साइमल्टेनियसली वहां पहुंचते हैं, तभी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जब ये पहुंचा तो उस टाइम जब स्पर्म आया तो ये सेकेंडरी oocyte है। स्पर्म इसमें पेनिट्रेट करता है, इसकी जोना पेलिसिडा लेयर को पेनिट्रेट करता है। वहां पे जाके जब स्पर्म का सेंट्रियोल मिलता है तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होती है, फिर ओवम रिलीज होता है। तो फर्टिलाइजेशन किसका होता है? ह्यूमन स्पर्म के न्यूक्लियस का और ओवम का। तो हमें ओवम वाला ऑप्शन ढूंढना है। पहला ऑप्शन गिवन है प्राइमरी oocyte नहीं, सेकेंडरी oocyte नहीं, ये तो रिलीज होता है। इससे फ्यूजन जो है फाइनली जो फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलते हैं ना कि मेल और फीमेल गैमेट का मिल जाना, वो ओवम में ही होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ओवम। ठीक है, सेकेंडरी oocyte तक की भी मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई होती है, वहां पे अभी भी एक मियोसिस बचता है। मियोसिस के दो पार्ट्स होते हैं ना, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 कंप्लीट है, मियोसिस 2 नहीं कंप्लीट है। इसलिए जब वो कंप्लीट हो जाएगी फर्टिलाइजेशन तो उसके बाद ही बोल सकते हैं ना हम लोग। तो ओवम का स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाके जाइगोट बनता है। इसको हम लोग यहाँ पे एक लिख भी सकते हैं कि ओवम जो है जब उसका स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूजन होगा तब जाके बनेगा जाइगोट। ऐसे जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है? 2n, ओवम n, और ये फीमेल का है, स्पर्म n, और ये मेल का है। ये दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि विच पार्ट ऑफ ओवेरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड? अब देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सेक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में मिक्स कर देती हैं। मोस्टली हार्मोन्स को सेक्रीट करती हैं और हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में मिक्स कर देती हैं। तो ये है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हमें वो इनमें से ऑप्शंस में से ढूंढना है जो कोई हार्मोन सेक्रीट कर रहा है। स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा ओवेरी के अंदर भरा हुआ फ्लूइड टाइप मटेरियल है। जर्मिनल एपिथेलियम नहीं। विटेलाइन मेम्ब्रेन जब ह्यूमन का सेकेंडरी oocyte है, उसके बाहर जितनी भी लेयर्स हैं उनमें से एक पहले तो कोरोना रेडिएटा है, उसके बाद में जोना पेलिसिडा है। जोना पेलिसिडा के अंदर एक ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है, और उसके बाद में सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। तो फिर इसमें बचा कौन सा ऑप्शन? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल सही है। क्यों? ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म कर जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। जब ये रिलीज कर देता है ना सेकेंडरी oocyte, तो कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो जब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोल रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो इसमें बोला है द सेक्स ऑफ द फीटस विल बी डिसाइडेड एट। किससे पता चलता है कि ये जो फीटस है या जो एम्ब्रियो है ये मेल होगा या फीमेल होगा? तो देखिए एक इसको समझाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं मेल्स में क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, एक्स और वाई। आई होप आपको इस स्टेज तक ये सब चीजें अच्छे से पता होंगी। फीमेल्स में जो डिप्लॉइड फीमेल है
जैसे हम सब हैं, हमारे अंदर XX है, क्रोमोसोम नंबर 46 में XX का सेट है, जो ये वाला देखिए 22 तो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स हैं, और जो एक पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम्स है वो XX है फीमेल्स में, और मेल्स में XY है। तो जब गैमेट्स बनते हैं तो चांसेस क्या है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, एक तो X बनेगा मेल का, एक Y बनेगा। फीमेल में कैसे बनेंगे, दोनों आइडेंटिकल बनेंगे, X और X। तो देखिए मेल के स्पर्म में X वाला क्रोमोसोम है या Y वाला क्रोमोसोम है, उसी से डिसाइड होगा कि जो फीटस है, जो एम्ब्रियो डेवलप कर रही है, वो मेल है या फीमेल है। फीमेल से तो हमेशा X ही क्रोमोसोम आने वाला है, मेल पे डिपेंड कर रहा है कि X क्रोमोसोम आएगा या Y क्रोमोसोम आएगा। यानी सेक्स ऑफ द फीटस किससे डिसाइड हो रहा है, मेल के गैमेट से डिसाइड हो रहा है। यानी मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है बायोलॉजिकली कि जो चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की, ये मेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोगों को पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, फर्टिलाइजेशन बाय मेल गैमेट। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस आफ्टर डैश टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन का मतलब फीमेल के ओवम का मेल के स्पर्म से फ्यूजन हो जाना, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है। जाइगोट में माइटोसिस की प्रोसेस होती है, इसको लिखते हैं यहाँ पे, जाइगोट में क्लीवेज होती है जिसमें माइटोसिस ही है मेन, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, और इन सेल्स को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या, हम लोग जाइगोट से एम्ब्रियो बनने लगेगी। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, पहले भी पढ़ा है, मॉड्यूला स्टेज बनती है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद में धीरे धीरे इम्प्लांटेशन होती है, फीटस बनने लगता है। मॉड्यूला स्टेज में क्या होता है, 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं। ब्लास्टोमियर्स वो सेल्स हैं जो एम्ब्रियो को बनाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास बन जाता है। ट्रोफोब्लास्ट मतलब अगर ये आप ऐसे डिसाइड कर लें तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये सेल्स बने होते हैं। तो ये जो सेल्स हैं ये सारे हैं ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स, और यहाँ पे ऊपर की साइड में ऐसे काफी सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। तो ये इनर सेल मास जो है इसी से बाद में डिवीजन होकर पूरी फीटस डेवलप करती है। और ट्रोफोब्लास्ट जो आउटर लेयरिंग है, इसका काम ये होता है, ये जाके यूट्रस की लाइनिंग में एम्बेड हो जाती है। एम्बेड का मतलब होता है धस जाना। तो जो वो लाइनिंग प्रेजेंट है ना ब्लड वेसल्स की, जो हर महीने बनती है, जिसमें फर्टिलाइजेशन ना होने पे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उस टाइम पे ये जो ट्रोफोप्लास्ट बना, ये जाके एंडोमेट्रियम के अंदर ही एम्बेडेड हो जाता है। इसके बाहर यूट्राइन टिश्यू इसको कवर कर लेता है। बाद में ट्रोफोब्लास्ट से निकलती हैं कोरियोनिक विलाई, और कोरियोनिक विलाई विद यूट्राइन टिश्यू मिलकर बना लेती हैं प्लेसेंटा, जो कि मदर को और फीटस को जोड़ता है। तो ये आपका पूरा इम्प्लांटेशन वाला यहाँ पे रिवाइज हो गया। रिटन में नहीं, लेकिन हम लोगों ने ओरली इसको रिवाइज कर लिया है। खैर अभी हमारा क्वेश्चन बहुत बेसिक सा था कि इम्प्लांटेशन कितने दिन बाद होगी फर्टिलाइजेशन के। तो इम्प्लांटेशन तो होती पहले ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में है। ये आपको एक चीज यहाँ पे एरो बना के नोट कर लीजिएगा। इम्प्लांटेशन होती है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, यानी कि जब ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास प्रेजेंट होगा उस स्टेज में जाके ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। तो इसमें लगता कितना टाइम है, फ्यूजन के बाद 7 दिन का टाइम लगता है। तो ये आपको थ्योरेटिकली याद रखना है कि 7 दिन का टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट अ सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। ह्यूमन प्लेसेंटा से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो मेनली हमने 4 हार्मोन्स पढ़े थे पिछले लेक्चर में भी, HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये 4 हार्मोन्स पढ़े थे पिछले लेक्चर में हमने। तो हमें ऐसा हार्मोन ढूंढना है जो इन चारों में से नहीं है, क्योंकि हमें दिया हुआ है नॉट अ सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा, नॉट जो नहीं है। तो होते कौन कौन से हैं, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये चारों होते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ये तो रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन नहीं होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोलैक्टिन क्या होता है, तो ये मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये प्लेसेंटा से रिलीज नहीं हो रहा। और जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है HPL,
उसका रोल इसके सिमिलर होता है। HPL भी मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में ही हेल्प करता है, लेकिन ये दोनों हैं डिफरेंट हार्मोन्स, ये सेम नहीं है। तो प्रोलैक्टिन अलग है, प्रोलैक्टिन हमेशा होता है फीमेल बॉडी में जिससे मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है, लेकिन HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है और प्लेसेंटा इसे रिलीज करती है। तो यहाँ पे प्रोलैक्टिन ऑप्शन जो है वो प्लेसेंटा से नहीं रिलीज हो रहा है, मतलब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन प्लेसेंटा रिलीज नहीं करती, इसलिए ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे, यूरिन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटरमाइंस द प्रेजेंस ऑफ, कैसे पता चलता है यूरिन टेस्ट में कि प्रेगनेंसी है या नहीं। देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल की बॉडी में HCG हार्मोन होता है, HPL हार्मोन होता है जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे है, तो यूरिन में HCG हार्मोन मिलता है प्रेगनेंसी के टाइम। तो इसको ही जो किट्स होती है उसमें इसी हार्मोन को डिटेक्ट करके प्रेगनेंसी को पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाया जाता है। तो हमको यहाँ टिक कर देना है HCG हार्मोन, ये याद रखिएगा। ह्यूमन फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे मिलने वाले एक्सक्लूसिव दो हार्मोन्स कौन से हैं, HPL और HCG, और डिटेक्ट करने के लिए प्रेगनेंसी है या नहीं HCG का यूज होता है यूरिन टेस्ट में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 पे बोला है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स फर्स्ट। तो जब एम्ब्रियो बन रही है तो सबसे पहले क्या बनेगा, ये एम्ब्रियो में नहीं, हम लोग हर चीज में ऐसे ही पढ़ते हैं कि जब भी डेवलपमेंट होता है ना तो सबसे पहले सेल्स बनते हैं, फिर सेल्स के क्लस्टर ऑफ सेल्स, सेल्स का एक ग्रुप मिलके टिश्यू बना लेता है, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बना लेंगे, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ऑर्गन सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सब। तो सबसे पहले सेल्स हैं, सेल्स का एक ग्रुप होगा तो उससे टिश्यूज बनेंगे, जब टिश्यूज का एक ग्रुप होगा तो उससे ऑर्गन्स बनेंगे, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमको सेल्स वाला ऑप्शन ढूंढ लेना है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में सबसे पहले क्या बनता है ये पूछा, लास्ट में ऑर्गन सिस्टम बनता है, सबसे पहले सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, सेल्स। तो सेल्स का 2 में हमसे बोला है डिलीवरी ऑफ अ डेवलप्ड फीटस इज साइंटिफिकली कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को बोला जाता है डिलीवरी ऑफ फीटस, चाइल्ड डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सर्व एज द रिप्रोडक्टिव प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स रेस्पेक्टिवली। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होते हैं जो एक तो सेक्स हार्मोन्स बनाए और दूसरा गैमेट्स बनाए। तो मेल्स में टेस्टिस होती हैं, क्योंकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, बाकी टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन बनता है। ओवेरी में सेकेंडरी oocyte, बाद में ओवम यानी कि जो फीमेल गैमेट है वो बनता है। इसके अलावा ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी ओवेरी रिलीज करती है, इसलिए मेल्स में टेस्टिस और फीमेल में ओवेरी होती हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो में ढूंढ लेना है ऐसा ऑप्शन, टेस्टिस इन मेल, यूरेटर इन फीमेल्स नहीं। फीमेल्स का काम फीमेल्स में यूरेटर का काम यूरिन को कैरी करना है, और मेल्स में भी यूरिन कैरी करते हैं यूरेटर्स। यूरेथ्रा इन मेल्स नहीं, यूरेथ्रा एक्सटर्नली जब यूरिन पास करनी होती है तब वहां पे यूरेथ्रा प्रेजेंट है एक्सटर्नल जेनिटल या पीनस में, ये नहीं है। ओवरी इन फीमेल्स ये सही है, टेस्टिस इन मेल्स, ओवरी इन फीमेल्स ये सही ऑप्शन है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूछे थे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जो गैमेट बनाए प्लस जो सेक्स हॉर्मोन्स बनाए, वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव। इसके अलावा जितने भी हेल्प करते हैं गैमेट के मूवमेंट में, मैच्योरेशन में, उनको हम लोग एक्सेसरी बोलते हैं, या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 34 पे आ गए, विच सेल्स इन द टेस्टिस ऑफ अ ह्यूमन मेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कौन सी सेल्स बनाते हैं, ये भी हमने बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमंस की टेस्टिस में एक टेस्टिस जो है ह्यूमन मेल की, उसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलते हैं। उन एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की साइड 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, एक तो स्पर्मेटोगोनिया जो कि स्पर्म मदर सेल्स हैं जिनमें मियोसिस की प्रोसेस होगी और स्पर्म फॉर्मेशन होगा, और दूसरे टाइप के जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स नर्स सेल्स होती हैं, ये डेवलपिंग जो स्पर्म्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो सेल्स बाहर प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, उनको बोलते हैं लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। तो टेस्टोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेना है, जर्मिनल सेल्स नहीं, सर्टोली सेल्स नहीं, इंटरस्टिशियल सेल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम आप यहाँ पे लिख लीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो,
लेटिक सेल्स, ठीक है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके बाहर प्रेजेंट है और ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन। फिर क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे बोला है आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स मेंशन्ड बिलो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। नॉट बोला है, मेल्स में 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन सी, एक 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 नंबर में एक जो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, 2 in नंबर सेमाइनल वेसिकल, 2 in नंबर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यानी पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स, पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल या कोपर्स ग्लैंड और एक प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। तो जो इनमें से नहीं है वही ऑप्शन यहाँ पे हमें ढूंढना है। बल्बोयूरेथ्रल मिलती है मेल्स में, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलती है, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलती है, सेमाइनल वेसिकल भी मिलती है और यूरिनरी ब्लैडर नहीं। यूरिनरी ब्लैडर मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं। तो यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है यूरिन को स्टोर करना, वो इसमें नहीं इन्वॉल्व है। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, जो अपनी सेक्रेशंस को मिक्स करती हैं सीमन के साथ में, सेमाइनल प्लाज्मा बनाते हैं जिससे फाइनली पूरा सीमन बनता है। तो सीमन में मिक्स करते हैं, सीमन बनता किससे, स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा। तो स्पर्म तो बन रहा है टेस्टिस में, ये जो 3 ग्लैंड्स हैं ये अपनी सेक्रेशंस को मिक्स कर देती हैं जिससे फाइनली सीमन बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे बोला है व्हाट कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन सेमाइनल वेसिकल्स दैट कॉज थिक येलोइश सेक्रीशंस। तो सेमाइनल वेसिकल ऐसा कौन से कंपोनेंट्स इन बनाते हैं और मिक्स करते हैं जो इनका सेक्रीशन है जिसकी वजह से सीमन थिक और येलो होता है। तो शुगर, फ्रक्टोज शुगर होती है, सही है। इसके अलावा विटामिन सी को मिक्स करते हैं सेमाइनल वेसिकल, ये सही ऑप्शन है आपका। देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सीमन में क्या है, स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स के अलावा फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट है, उसके अलावा विटामिन सी प्रेजेंट है और सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो सेमाइनल वेसिकल्स के सेक्रेशन में फ्रक्टोज शुगर और विटामिन सी प्रेजेंट है, इसलिए हम लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है। होपफुली आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे बोला है Which menstrual cycle phase is classified as proliferative phase। तो हमने menstrual cycle बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में डिस्कस करी है, एक बार आप जाके वहां देख सकते हैं। बाकी 4 फेज होते हैं, ओवरी में अलग, यूट्रस में अलग। प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रही है लेकिन फेजेस के नाम अलग अलग हैं, जैसे जैसे इवेंट्स हो रहे हैं उसके बेसिस पे नाम है। जैसे यूट्रस में सबसे पहले ओवेरी में समझते हैं। ओवेरी में फॉलिकल्स हैं, वो फॉलिकल्स डेवलप करती हैं, तो उस फेज को बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। उसके बाद में ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओवम को रिलीज किया जाता है, सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। उसके बाद में ओवम रिलीज हो गया तो जो ये टर्शरी फॉलिकल है ये डीजनरेट कर जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में, तो उसको बोलते हैं ल्यूटियम फेज, ल्यूटियल फेज। ये कहाँ चल रहा है, ओवेरी में। इसी के साथ साइमल्टेनियसली यूट्रस में क्या है, यूट्रस में पहले तो एंडोमेट्रियम शट ऑफ हो गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टू 5 डेज। अब जब 5 डेज हो गए उसके बाद में 6 से लेके 14 डेज जब तक ओव्यूलेशन नहीं होता तब तक एंडोमेट्रियम दोबारा से बनने लगती है, उसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन, यानी प्रोलिफरेटिव फेज, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया। प्रोलिफरेटिव फेज आया यूट्रस में, उसके बाद ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन के बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम बना है ना ओवेरी में, वो सेक्रीट कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन, उसकी सेक्रीशन से एंडोमेट्रियम मेंटेन रह रही है यूट्रस में, तो इस फेज को बोला जाता है सेक्रेटरी फेज। तो ये पैरेलली चलते हैं, ओवेरी में अलग है, यूट्रस में अलग है। आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अक्सर हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका यही बेस्ट है, कॉलम बनाइए, ओवेरी के फेजेस अलग है, यूट्रस के फेजेस अलग है, और क्यों अलग है, क्या क्या हार्मोन्स हैं, कौन कौन से दिन पे कौन कौन सा फेज है, उसको लिख लीजिए, प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। अगर आपको खुद नहीं करना है तो हमने पहले एक लेक्चर में समझा रखा है, नोट्स वहां से देख के आप बना सकते हैं। तो प्रोलिफरेटिव हमसे पूछा था फेज, तो प्रोलिफरेटिव फेज सिंपली 6 to 14th हमें ढूंढना है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। 1st to 5th डे पे क्या चल रहा होता है, मेंस्ट्रुअल फेज है। 6 to 14th डे पे प्रोलिफरेटिव है। 15 से 28 तक की ल्यूटियल या फिर सेक्रेटरी फेज है। और 14-15 जो लिखा हुआ है ये 14-15 ओव्यूलेशन का दिन होता है, जब LH सर्ज होता है और ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे बोला है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस अकर्स इन द, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती कहाँ है, ओविडक्ट में होती है। ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होती है,
देखिए ओवेरी, अगर ऐसे हम लोग ओवेरी पढ़ रहे हैं तो ओवेरी के पास में इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इनको बोलते हैं फिम्ब्रे। फिम्ब्रे से अटैच है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के आगे एक वाइडर पार्ट है, वाइडर पार्ट को बोलते हैं एम्प्यूला, और एम्प्यूला के आगे है इस्थमस जो कि यूट्रस के पास प्रेजेंट है। तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो वाइडर पार्ट एम्प्यूला में हो रही होती है। तो हमें एम्प्यूला ढूंढना है, एम्प्यूला नहीं मिलता है तो फेलोपियन ट्यूब या ओविडम ढूंढना है। यूट्रस में नहीं, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, वजाइना में नहीं। वजाइना का आपको दो रोल याद रखना है, जब इंसेमिनेशन होता है तो वजाइना के थ्रू स्पर्म्स आते हैं, एंट्री करते हैं, बाकी बाद में ये वजाइना सर्विक्स के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, ठीक है। ओवेरी, ओवेरी का काम है फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करना। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब। देखिए अभी तक हम अपने लेक्चर में हम लोग 38 क्वेश्चन पे आ गए हैं। हम लोग मोस्टली क्वेश्चंस के जो जो ऑप्शन सही नहीं है उनको भी डिस्कस करते चलते हैं, जिससे आपको किसी भी ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि अभी आप मेरे सामने नहीं प्रेजेंट है लेकिन पढ़ते टाइम आपको खुद से कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन आता है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 39, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स। तो देखिए हमसे मेनली हार्मोन पूछा है जो मेल्स में जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको डेवलप कराने में हेल्प करता है। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल हार्मोन्स हैं, तो ये तो गलत हो गया, इसको काट देंगे। टेस्टोस्टेरोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन जो है ये मेन हार्मोन होता है, इसी के थ्रू जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होते हैं। अच्छा, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेल और फीमेल को अलग करते हैं? प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं जिससे मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। जैसे कि मेल्स में बियर्ड की ग्रोथ होने लगती है, वॉइस में चेंजेस होने लगते हैं, मस्कुलर डेवलपमेंट होने लगता है। फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होने लगता है, वॉइस के वहां पे भी मॉड्यूलेशन हो रहे होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सेक्रेशन से जो भी फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बढ़ने लगती हैं मेल्स में, वहीं पे मेल्स वाले कैरेक्टर्स बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है जो जर्म सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स हैं, वहां पे इनका इन कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं होता है। फिर ये हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तो आई होप अभी तक आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में है the release of mature ovum, mature egg from the ovary is known as ovulation. एग का रिलीज ओवरी से ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मेच्योर एग लिखा हुआ है। मेच्योर एग का मतलब है उसमें सेकेंडरी oocyte है, उसके बाहर एक विटेलाइन मेम्ब्रेन है, उसके बाहर एक जोना पेलिसिडा है, उसके बाहर एक कोरोना रेडिएटा की लेयर है। मेच्योर एग से यही रेफर कर रहे हैं। बाकी अभी इसमें डिवीजन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। मियोसिस सेकंड की प्रोसेस कंप्लीट कब होगी? जब स्पर्म आएगा, सेंट्रियोल मिलेगा, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी, ओवम रिलीज होगा, स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। हम लोग आ गए अपनी लास्ट स्लाइड पे। देखिए हमने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, जिसमें oogenesis को काफी अच्छे से पढ़ा है। एक बार हम लोग लेक्चर के एंड में oogenesis को फिर से समराइज कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि oogenesis में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको दूर करने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग वन बाय वन एक एक करके पढ़ते जाएंगे। अगर आपके पास अपनी एनसीईआरटी रखी है तो आप उसको एक बार अपने सामने रख सकते हैं, चाहे तो एनसीईआरटी के डायग्राम से भी समझ सकते हैं। एक एनसीईआरटी में स्पर्मेटोजेनेसिस और वैसे ही oogenesis की जो सेल्स हैं उनके लिए एक डायग्राम बनाया, उससे समझ सकते हैं बहुत इजीली। देखिए ये ऐसे करके 4 सेल्स प्रेजेंट है, ये oogonia है। ये कहाँ पे बन रही है? जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रायोनिक स्टेज चल रही है फीमेल की, तब जब वो फीटस में ओवेरी बनी उसमें कुछ oogonia सेल्स बन गए, ठीक है। ये नंबर फिक्स हो गया। अब पूरी लाइफ में उस फीमेल में नई oogonia नहीं बनेगी। उन oogonia में माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, 2n थी, ये 46 क्रोमोसोम रहते हैं एक oogonia में, ठीक है। तो 2n से 2n ही रहेगी, यहाँ पे बन जाएंगी प्राइमरी oocyte। ये कैसी? 2n, ये भी 2n डिप्लॉयड। ये प्राइमरी oocyte माइटोसिस जो है इसमें कंप्लीट होके प्राइमरी oocyte बन गया। इसमें मियोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगी। कहाँ पे रुक जाएगी? प्रोफेज फर्स्ट में रुक जाएगी, ठीक है। ये हमारे मेमोलियन ओवेरीज के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, प्रोफेज फर्स्ट में रुक जाएगी। तो अब यहाँ पे जब रुक गई है प्रोसेस तो इसके बाहर ग्रान्युलोसा सेल्स की एक लेयर बन जाएगी। तो ये प्राइमरी oocyte
को ही प्राइमरी फॉलिकल एक इसके बाहर बन जाएगी। फॉलिकल थैली की तरह है, इसकी ये ऐसे करके यहाँ सेल्स प्रेजेंट है अलग अलग, और इनके बीच में एक प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है 2n। ये पूरा प्रोसेस एम्ब्रियो में हुआ, इसके बाद में बर्थ हो गया, उसके बाद में चाइल्डहुड हो गया, उसके बाद में प्यूबर्टी आ गई। अभी प्यूबर्टी पे हम लोग बात करेंगे। जब प्यूबर्टी आ गई, एफएसएच हार्मोन का रोल आ गया, फॉलिकल्स को वो स्टिमुलेट करने लगा। एफएसएच का मतलब क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने काम किया प्राइमरी oocyte पे, तो प्राइमरी oocyte में मियोसिस की जो प्रोसेस रुक गई थी वो फिर से स्टार्ट होने लगी। अब इससे बनेगा क्या? डिवीजन हो जाएगा। मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होके यहाँ ये बन गया सेकेंडरी oocyte, और ये बन गया फर्स्ट पोलर बॉडी। अच्छा, ये चीज याद रखनी है, ये प्राइमरी फॉलिकल से और लेयर ऑफ सेल्स बढ़ी होंगी। जब प्यूबर्टी हो रही है, फॉलिकल्स डेवलप कर रही हैं, तो सेकेंडरी फॉलिकल बनी, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनी, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनी, ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte, टर्शियरी फॉलिकल से फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte में अभी डिवीजन नहीं हुआ, बाद में जब मेल से स्पर्म आ जाएगा तो ये बन जाएगा ओवम। अभी ये ओवम कैसा है? हैप्लॉइड ओवम, और इसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म भी रिटेन होगा। ये एन है, सेकेंडरी oocyte भी एन है। यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुआ, ये मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस होगी। ये कब होगी? जब यहाँ पे स्पर्म आएगा, ये सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, तो अब आपको ये oogenesis की प्रोसेस थोड़ी सी समझ में आ गई होगी, थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी। कितनी फॉलिकल्स होती हैं एक ओवेरी में प्यूबर्टी के टाइम पे? 60,000 से 80,000 तक की फॉलिकल्स होती हैं। कौन सा हार्मोन होता है जिसके अंडर में सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है? ग्राफिन फॉलिकल से, एलएच हार्मोन से। ग्राफिन फॉलिकल ने सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर दिया, अभी वो क्या बन जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। एंडोमेट्रियम का काम क्या है? अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट उसी लेयर में हो सकता है, एंडोमेट्रियम की लेयर में इम्प्लांटेशन होता है फीटस का, जिससे एम्ब्रियो डेवलप करती है। एम्ब्रियो में कौन कौन से स्टेजेस आएंगे? मॉर्यूला, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या है? ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास। इनर सेल मास से टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होंगे। बाद में क्या होगा? फीटस फुली डेवलप। फिर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद उसका जो चाइल्ड बर्थ हुआ है उसको चाइल्ड के नरिशमेंट के लिए मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होने लगता है। अच्छा, चाइल्ड बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। फॉलिकल्स को डेवलप कराने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है तो उनमें एक्सक्लूसिवली कौन से हार्मोन्स मिलते हैं? HPL और HCG। यूरिन टेस्ट में कौन सा हार्मोन से डिटेक्ट किया जाता है? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। HPL का काम क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट। इसके अलावा प्लेसेंटा क्या रिलीज करती है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम भी टेम्परेरी ग्लैंड है, प्लेसेंटा भी टेम्परेरी ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, अपना सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में मिक्स कर रहे हैं। इसके अलावा मेल्स में LH और FSH का रोल लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स पे है। तो ये सब बेसिक था इस लेक्चर का, इस लेसन का। अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, वो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इसी में कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे ही अपनी तैयारी करनी है तो आप, हमारी ऐप है टारगेट गुरुकुल, वहां पे जाके पेड बैचेस चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स आपके लेक्चर्स ले रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आपको सारा सिलेबस डिटेल में मिल जाएगा वहाँ पे, और आप वहाँ से अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। बाकी अगर आपको अपने एग्जाम की इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप अगर लिंक से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सारा जितना भी इन्फॉर्मेशन है उसके लिए अलग अलग सोर्सेज पे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, आपको टाइमली वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज का लेक्चर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, कुछ समझ नहीं आया है, आप उसे नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम अगले लेक्चर में उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। कुछ अच्छा लगा हो तो उसको भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल for this video. Thanks for watching this video and stay tuned for more such videos. Varsha Bharadwaj, this side signing off.